दोस्तों, बात है 10 नवंबर 2025 की। छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक महिला रोते हुए दाखिल हुई। वहां मौजूद थाना प्रभारी सतीश सिंह उन्हें संभालने की कोशिश करते और पूछते हैं, बेटा क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो तुम। तब वह महिला सिसकसाते हुए कहती है, मैं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की एक शिष्या हूँ और उनके ही एक खास सेवक ने मेरे साथ बहुत गलत काम किया है। थाना प्रभारी चौंक जाते हैं और पूछते हैं, आखिर क्या हुआ है, खुलकर बताओ। इसके बाद वह महिला रोते हुए अपनी दोस्तों दास्तान सुनाती है। उसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं और आज यह कहानी सोशल मीडिया पर पूरी तरह वायरल हो चुकी है। पूरी हकीकत जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जुड़े रहिएगा दोस्तों। तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपकी जिज्ञासा यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका स्वतंत्र। दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की है। यहीं की रहने वाली 27 साल की आरती जो अपने पति के साथ रहती थी, और आरती के जो पति होते हैं ना दोस्तों, वह दूसरे शहर में जाकर नौकरी करते थे और आरती के जीवन में सुख सुविधाओं का और पैसे की कोई भी कमी नहीं थी। मतलब वो जो चाहती थी वो खरीद सकती थी, एक ठीक ठाक परिवार से थी। बस कमी थी तो बस एक बात की, क्योंकि शादी के उनके कई साल हो चुके थे लेकिन आंगन में किलकारी नहीं गूंजी थी। उसने बहुत इलाज करवाया, हर जगह से उसको निराशा हाथ लगी। तो आखिरकार उसने सोशल मीडिया पर अपने समस्या का समाधान ढूंढना शुरू कर दिया। और एक दिन जब वो मोबाइल चला रही थी और अपने वीडियो स्क्रॉल कर रही थी तो उसकी नज़र एक वीडियो पर जाकर ठहर जाती है, या कह सकते हैं आप रुक जाती है, जिसे देखकर वो भी सोचती है कि शायद मेरा समस्या का समाधान यहाँ पर आ जाएगा। और उस वीडियो में जो देखा गया था वो थे बागेश्वर धाम के पीठाधीर अधिकारी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जो लोगों की बिना बताए उनकी समस्या का समाधान बता देते थे। और आरती उनके वीडियो की दीवानी हो जाती है धीरे धीरे, मतलब वो देखने लगती है और दीवानी हो जाती है। एक दिन आरती अपने पति से कहती है कि सुनिए ना, एक बार हमें भी वहां जाना चाहिए, महाराज जी हमारी यह समस्या पल भर में दूर कर देंगे। दोस्तों, जब इंसान परेशान होता है तो उसको हर जगह आस नजर आती है, ये तो आप भी जानते हैं, और शायद आरती को भी वहीं यह आस नजर आ रही थी। आरती का पति दूसरे सिटी में काम करता था तो उसके लिए उसके साथ चलना मुमकिन नहीं था, क्योंकि एकदम छुट्टी नहीं ली जा सकती, ये तो आप भी जानते हैं दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर में। जब वो नहीं गया तो ऐसे में आरती ने अकेले ही बागेश्वर धाम जाने का फैसला कर लेती है कि चलो मैं खुद ही हो जाती हूँ अकेले, अब इनको छुट्टी नहीं मिल रही तो चलो मैं खुद जाती हूँ। इसी दौरान उसे पता चला कि धीरेन्द्र शास्त्री जी एक हिंदू एकता यात्रा नवंबर 2024 में निकाल रहे हैं, जो बागेश्वर धाम के एक गांव से शुरू होकर छतरपुर के 9 गांव होते हुए ओरछा के राजा राम मंदिर जाकर समाप्त होगी। ये उसको पता पड़ चुका था, मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से। आरती उस पद यात्रा में महाराज जी से मिलने की उम्मीद लेकर पहुंच जाती है, लेकिन दोस्तों वहां लाखों का जन सैलाब उमड़ा हुआ था, जिसके कारण आरती की उनसे मुलाकात नहीं हो पाती। जो तो आप भी जानते हैं नहीं हो सकती, इतनी भीड़ भाड़ जब जगह होती है तो मेन आदमी से मिलना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। अब आरती सोचती है कि चलो उनके किसी सेवादार से मदद मांगी जाए। वह वहां मौजूद कुछ सेवादारों के पास गई और हाथ जोड़कर गुहार लगाने लगी कि भैया मुझे सिर्फ एक बार महाराज जी से मिलवा दो, मैं बहुत समस्या में घिरी हुई हूँ, मेरी समस्या बहुत बड़ी है। आरती की यह बेबसी देख सेवादारों जैसे वस्त्र पहने हुए महेंद्र चौबे नामक आदमी या लड़के ने आरती के पास आया और बड़ी हमदर्दी के साथ उसकी बातें सुनने लग गया। मतलब वो सेवादार के कपड़े पहने हुआ था दोस्तों महेंद्र चौबे, जो उसकी बातें सुनने लग जाता है। और आरती की सारी बातें सुनकर वो आरती से बोलता है कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं सालों से गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। उसने अपने मोबाइल में उनका नंबर भी दिखाया और दावा किया कि उनकी महाराज जी से डायरेक्ट बात होती है। इसके बाद महेंद्र आरती से कहता है कि आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा जब कभी भी मैं आपको फ़ोन करके बता दूंगा कि आप महाराज जी से मिल लीजिए। अब आरती उसको अपना नंबर दे देती है और उसका नंबर ले लेती है और वहाँ से वो अपने घर वापस लौट आ जाती है कि चलो ठीक है, अब जब फ़ोन लगाएंगे वो तो बात कर लेंगे अपन। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और एक दिन आरती ने ये सोचा कि चलो प्रोग्रेस जानते हैं कि क्या हुआ, तो उसने महेंद्र को फ़ोन कर दिया। महेंद्र ने कहा आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपकी ज़रूर मुलाकात करवाऊंगा। आरती ने यह सुनकर फ़ोन काट दिया और बात आई गई हो गई।
अब क्या होता है दोस्तों कि इन दोनों की धीरे धीरे अब बातें फ़ोन पर होना शुरू हो जाती हैं। समझ रहे हैं ना बात को। अब बातें मिनटों से भरकर मतलब अब बातें मिनटों से बढ़कर घंटों में तब्दील हो जाती है। मतलब कभी थोड़ी बात हो रही थी, अब घंटों में होने लगी थी। अब आरती को लगने लगा कि महेंद्र वाकई एक नेक इंसान है जो उसकी तकलीफ समझता है। एक दिन आरती ने उससे उसके परिवार वालों के बारे में पूछना शुरू कर दिया। तो उसने बताया कि मेरी शादी नहीं हुई है, कुछ ही समय पहले मेरी दीदी और जीजा जी का एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें उन दोनों की मौत हो गई और उनके जो बच्चे हैं मैं पाल रहा हूँ। ये बात सुनकर आरती के दिल में उसके लिए और ज़्यादा इज्जत बढ़ जाती है दोस्तों। और दोस्तों धीरे धीरे वक्त गुजरता चला जाता है। अब आरती महेंद्र को अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक मानने लग जाती है। उसने अपने बारे में सब कुछ बता दिया उसको कि उसके पति बाहर रहते हैं, घर में वो अकेली रहती है, उसको पैसे की कोई कमी नहीं है। बस दुख है तो सिर्फ एक बात का कि उसकी गोद सूनी हुई है। बस ये मतलब सारी टोटल वो अपनी महेंद्र को बातें बता देती है। अब इन दोनों की बातें वॉइस कॉल से शिफ्ट होकर वीडियो कॉल पे शिफ्ट आ जाती है मतलब। ठीक है दोस्तों। और एक दिन महेंद्र आरती से बातों बातों में कह देता है कि आपका स्वभाव जितना अच्छा है उतनी ही आप देखने में भी अच्छी हैं। मतलब वो इनडायरेक्टली ये मतलब डायरेक्टली बोल देता है लेकिन उसका मकसद कुछ और होता है। क्या आप मेरे से शादी करोगी? ये बात सुनकर आरती ने उसे टोकते हुए कहा, ये क्या आप कह रहे हैं, मैं तो शादीशुदा हूँ पहले से ही, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। महेंद्र ने बात इधर उधर की घुमा घुमू के बात को संभाल लिया और कहा कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। अब बात फिर दोस्तों आई गई हो गई। आरती को यही समझ जाना था दोस्तों, लेकिन आरती की आंखों में अब सुनहरे सपने घूम रहे थे जो मुझे लगता है कि उसको समझ जाना चाहिए था कि वो डायरेक्ट शादी की बात कर रहा है तो संभल जाती, लेकिन वो संभली नहीं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आगे और क्या हुआ। अब क्या होता है दोस्तों, कुछ समय बाद आरती ने भी बातों बातों में कह दिया, अगर परिस्थितियां अलग होती तो शायद मैं आपसे शादी के बारे में सोचती। मतलब शादी के बारे में सोचने के बारे में वो बोल चुकी उससे। अब देखिए आप जरा। और महेंद्र भी बोलता है कि आप मेरे घर वालों से तो मिल लीजिए आकर। और आरती यहाँ एक दूसरी गलती कर बैठती है और वो बस पकड़कर उससे मिलने पहुंच जाती है। और जब वहाँ आरती पहुंचती है तो उसका परिवार नहीं था वहाँ। और फिर महेंद्र ने आरती के साथ शारीरिक संबंध बनाए। आरती रोने लगी और पूछा कि परिवार कहाँ है, तो महेंद्र ने फिर बहाना बना दिया कि वो तो अचानक बाहर चले गए हैं और आ जाएंगे बाद में। आरती बदहवास हालत में वापस घर लौट आई थी एक नॉर्मल परिस्थिति के लिए कि चलो ठीक है। इस घटना के बाद 2 दिन बाद महेंद्र ने आरती को व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेजा। सोचिए अब वीडियो भेजा जिसमें आरती के आपत्तिजनक वीडियो थे और आरती से बोलता है कि मुझे अर्जेंट में 5,000 की ज़रूरत है। आरती डर चुकी थी और सोच रही थी अब मैं क्या करूं, लेकिन वो डर के कारण उसको 5,000 दे बैठती है। आरती के डर के मारे जब पैसे ट्रांसफ़र कर देती है तो वो खुद अफसोस करती है, लेकिन महेंद्र का यहीं वो नहीं रुकता, वो 50,000 की फिर डिमांड करता है। कुछ दिनों बाद आरती उसको फिर पैसे दे देती है दोस्तों। अब महेंद्र का हौसला धीरे धीरे बढ़ता चला गया और वो उसको अपने पंजे में दबोचना चाह रहा था, जो दबोच चुका था वो आरती को। अब वो अलग अलग जगह आरती को बुलाना शुरू कर देता है और उसके साथ गलत काम करने लगता है। अब आरती दोस्तों अंदर से टूट चुकी थी, ना तो वो बताने की परिस्थिति में बची थी किसी को कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि गलती उसकी स्वयं की भी थी थोड़ी सी। और एक दिन आरती ने हिम्मत जुटाकर कहा, यह सब क्या तमाशा बना रखा है महेंद्र, तुम ना तो मुझे बागेश्वर सरकार से मिलवा रहे हो, ना शादी कर रहे हो, तुम बस मेरा इस्तेमाल कर रहे हो और पैसे ऐंठ रहे हो मुझसे। ब्लैकमेलिंग का यह खेल अब रोज का नियम बन चुका था उसका महेंद्र का दोस्तों। महेंद्र जब भी पैसे मांगता, जहां भी बुलाता, आरती को बेबस होकर जाना पड़ता। इस तरह डरा धमकाकर आरती से वो करीबन दोस्तों 2.5 लाख रुपए ऐंठ चुका था। अब तारीख आती है 8 नवंबर 2025। महेंद्र ने आरती को फिर से कॉल करके बुलाया और फिर आरती ने महेंद्र से जमकर बहस की। मतलब इन दोनों की जमकर बहस हुई और पीछा छोड़ने की आरती उससे भीख मांगने लगती है, लेकिन महेंद्र ने उल्टा आरती के साथ मारपीट करी और उसका मोबाइल, गले की सोने की चैन और कान के कुंडल छीनकर उसको वहां से भगा देता है और साथ में दोस्तों धमकी भी देता है। सोचिए जरा, इतना कुछ करने के बाद वो उसको धमकी देता है कि दोबारा दिखी तो जान से मार दूंगा। आरती वहां से रोती बिलखती वापस घर आ जाती है। अब उसका सब कुछ, मान सम्मान, इज्जत, पैसा, गहने लुट चुके थे। वह रास्ते भर सोचती रही कि अगर उसने अपने पति को बताया
तो उसका हंसता खेलता परिवार बिखर जाएगा। अब वो उधेड़-बुन में रह जाती है, और रह भी क्यों ना दोस्तों, कोई भी हो, सब जने चाहे आप हो चाहे मैं हो, सब उधेड़-बुन में ही रह जाएंगे। और आखिरकार 2 दिन घुट घुट के जीने के बाद आरती लड़ने का फैसला करती है और 10 नवंबर 2025 को वह सीधे छतरपुर के सिविल लाइन थाने पहुंच जाती है। थाना प्रभारी सतीश सिंह मामला दर्ज कर आरोपी महेंद्र चौबे की तलाश शुरू कर देते हैं। हालांकि शातिर महेंद्र अभी फरार है, लेकिन पुलिस का कहना है कि उसे जल्दी पकड़ लिया जाएगा। दोस्तों इस कहानी में जो मैंने आरती नाम इस्तेमाल किया है वो पूरी तरह काल्पनिक है और महिला की पहचान छुपाने के लिए चेहरा भी नहीं दिखाया गया है। हमारा मकसद पीड़िता की पहचान उजागर करना कतई नहीं है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का एकमात्र उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है मेरा, बल्कि आपको जागरूक और सावधान करना है मेरे प्यारे साथियों। आज के समय में धर्म और आस्था की आड़ लेकर समाज में कई ऐसे बहरूपिये घूम रहे हैं जो आपकी मजबूरी का फायदा उठा सकते हैं। ईश्वर में विश्वास रखिए दोस्तों, लेकिन अपना विवेक कभी बंद मत कीजिए, मतलब अंधा होकर विश्वास मत कीजिए, अपनी बुद्धि खोलकर करिए। मेरी राय के हिसाब से आरती को जब ही संभल जाना चाहिए था जब महेंद्र ने कहा था कि मेरे से शादी करोगी, लेकिन वो नहीं समझी और उसका खामियाजा उसको आगे चलकर भुगतना पड़ा। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं किसी नई और सच्ची घटना के साथ। और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।